आवाज आ गया? आप सब लोग का आवाज? यहाँ पटना में था सर ना, धुलाई चल रहा था, समझ गए ना? वो कैसे बोलता है, ये क्लास है, ये हम है, यहाँ धुलाई चल रही है। देखो वो एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमको इस बात का कोई मतलब शौक नहीं है कि हमारे पास हजारों लड़के पड़े। वैसे भी भगवान के दया से हमारे पास बहुत लड़का रहता है। आप में से दो चार तो हरामी टाइप को हम भगा देंगे ना, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो अपना। आपके चाचा विधायक हैं, आपके पिताजी आतंकवादी हैं, इससे यहाँ धमकी मत दो। आप पढ़ने आए हो, हम आपको प्यार से पढ़ाएंगे, आप पढ़ के चले जाइए। बैठने के लिए झगड़ा करते हो। कभी इन लड़कों को देखो, आपको क्या लगता है ये छोटे मोटे घर के हैं? जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। आप लोग को भी बच्चों की थी, बताइए ये सब हम लोग स्कूल लाइफ में थे तो टीचर हम लोग को समझाते थे, नर्सरी उर्सरी में थे लोग तो ये झगड़ा क्या करता है। आप लोग इतने जुआ गया ऐसे जवान होके बोल और इस सबको समझाना पड़ता है, कितने गलत बात है। खैर इस सब के मामले में लड़की ठीक रहती है। सब उन लोग में बस दुइये को समस्या है, एक घसकती नहीं है, दूसरा लेट से आती है, बस। बाकी ऐसा नहीं है कि उनमें लड़ाई झगड़ा है या ये सब चीज। चलो चुपचाप रहो। साउंड ऐप बंद करने के बाद भी आ रहा है। अरे बेवकूफ, तो तुम डायरेक्टे बंद कर दिया होगा, बैक करके जाएगा तब तो कर। सर एप्लीकेशन बंद कर दिए तब वो साउंड आ रहा है। सर ने लड़कियों का कल तारीफ किया था, कल तारीफ किए थे। आगे आते भाई, अब ध्यान से देखो, डिस्टर्ब नहीं करो भाई। ये वाला एरिया कौन सा था? आज आते आते तुम लोग दिमाग खराब किया। तुम लोग को हम तुम्हारा बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आज कोई बात नहीं सुनेंगे किसी का। आज नहीं, आज मेरा दिमाग खराब कर दिया आप लोग आते आते। ये जगह कौन सा है? पूर्वांचल। कौन सा है? पूर्वांचल। पूर्वांचल। आप पीछे वाले सफेद खड़े हो जी, जिसको शिकायत था, क्या दिक्कत था तुमको? बंदूक दिखा रहा था। बैठे बैठे। तुम कहाँ के हो? बिहार के नहीं हो? गोरखपुर के हो? कोई बात नहीं। यहाँ जो बंदूक बनता है ना मुंगेर में, 4 गोली के बाद उसका नली फट जाता है। डरना नहीं है इसको। मिर्जापुर में जो सप्लाई होता था बंदूक ना, मारेगा तो हाथे भड़क जाएगा। यहाँ बैठ जाओ। देखो बाबू अब ध्यान से, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकली हम देखते हैं, आपको कुछ एरिया बता देते हैं। आपको ध्यान से मेरी ओर देखिए, ये एरिया वाला रेणुकूट हो जाएगा, ये एरिया यहाँ पर, ये झांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झांसी। यहाँ पर गोरखपुर, बगल में अयोध्या और फैजाबाद, मुगल सराय, बनारस और सारनाथ एक ही पास हो जाएगा। इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही पास हो जाएगा। लखनऊ और कानपुर एक पास हो जाएगा। अमेठी और रायबरेली एक पास हो जाएगा। रामपुर, मुरादाबाद एक पास हो जाएगा। श्रावस्ती और पीलीभीत और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक पास होंगे। मुरादाबाद, ये आगरा और फैजाबाद, आगरा और फिरोजाबाद ये एक पास हो जाएंगे। सब ये एरिया बता दिए थे। आप अब सादा नक्शा खोलेंगे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में आपको भरना होगा ज्योग्राफिकली वहां पे कौन कौन से जगह है। सर ज्योग्राफिकली उत्तर प्रदेश जो है, यहां देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया कहलाता है रुहेलखंड। क्या कहलाता है? रुहेलखंड। रुहेलखंड। ये ऊपर का एरिया कहलाता है अवध, अवध का मैदान। और नीचे का एरिया कहलाता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। किसी कोई दिक्कत? हाँ एक ही में तीनों भरिए, एक ही नक्शा ही होगा उत्तर प्रदेश का। हाँ 2 है। कहाँ है जी? अच्छा 2 है, एक ही में भरिए इसको, एक ही में भरिए। ये ऊपर वाला मैदान रुहेलखंड, ये वाला अवध का मैदान और ये वाला गंगा का मैदान। तीनों का तीनों मैदानी एरिया है। तो क्या यहाँ पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा।
बना लिए बहू? कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान। अवध, गंगा और ये तो मैदानी क्षेत्र खेती के लिए अच्छे होते कि नहीं? अब इसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश में आप राजनीतिक रूप से अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन करेंगे, मतलब खंड के हिसाब से राजनीतिक रूप से, तो आपको 3 क्षेत्र मिलेगा। ये वाला कौन सा हो जाता है? पूर्वांचल। कौन सा एरिया? पूर्वांचल। पूर्वांचल। ये एरिया पश्चिम प्रदेश। कौन सा? पश्चिम प्रदेश। ऊपर वाला अवध। अवध। नीचे का क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। कौन सा खंड? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से कुछ याद आया? हाँ, मस्तानी। मस्तानी कहाँ की थी? बुंदेलखंड। इवन झांसी की रानी भी कहाँ की? बुंदेलखंड। बुंदेलों का यहाँ पे बहुत वीरांगना हुए, ये बुंदेलखंड। लेकिन अभी बुंदेलखंड पानी की समस्या से बहुत जूझ रहा है, यहाँ पानी की बहुत कमी है, क्योंकि बुंदेलखंड के नीचे का एरिया मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, जहां पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में मतलब पानी उतना अच्छा नहीं पाया जाता है। हो गया? हाँ, इसको भरिए सेकंड वाले में। पश्चिम प्रदेश, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये इस वाले में। हो गया वो? ये पश्चिम प्रदेश है, अवध है, पूर्वांचल है, नीचे वाला बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यूपी का आप फिजिकल नक्शा खोलिए, यूपी का फिजिकल नक्शा, यूपी का फिजिकल एकदम ऊपर कोना में देखेंगे रुहेलखंड का मैदान। यूपी का फिजिकल नक्शा एकदम ऊपर कोना में रुहेलखंड का मैदान कोना में देखने को मिलेगा। रुहेलखंड का मैदान मिल गया? कौन सा मैदान? रुहेलखंड का मैदान। नहीं मिला बाबू? रुहेलखंड का मैदान। मेरी ओर देखिए, जैसे रुहेलखंड का मैदान खत्म होगा, फिजिकल नक्शा में मिला कि नहीं मिला? हो गया? उसके नीचे शुरू होगा गंगा का मैदान, बड़ा सा होगा गंगा का मैदान। मिल गया? उसको हाइलाइटर लगाइए, गंगा का मैदान और रुहेलखंड के मैदान। गंगा का मैदान और रुहेलखंड का मैदान। गंगा का मैदान और रुहेलखंड का मैदान लग गया? अब गंगा के रुहेलखंड, गंगा का जो मैदान है ना, तो जहां गंगा लिखा है उसके ठीक ऊपर लिखा होगा अवध का मैदान। कौन सा मैदान बाबू? अवध का मैदान। कौन मैदान? अवध का मैदान। याद रहेगा सबको? उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण मैदानों के नाम बता दें, रुहेलखंड के मैदान, गंगा का मैदान और अवध का। इसमें सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा? गंगा का मैदान सबसे बड़ा है, गंगा का मैदानी। वो अब देखिए, गंगा के मैदान के नीचे का एरिया अगर आप देखेंगे तो वह आ जाता है बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड जो है वो चूंकि मध्य प्रदेश से सट जाता है, देखिए यही ना एरिया है बुंदेलखंड का, और ये कहाँ सट जाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश, ये क्या खुल गया? ये क्या निकल गया जी? हाँ, किधरों से कुछ निकल जाता है इसमें। ये कौन सा? ये दक्षिण भारत का एरिया, मतलब मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समझ में आ गया? क्वेश्चन सॉल्व किया जाए उत्तर प्रदेश का। हाँ, देखिए क्वेश्चन दिया है कि नहीं? सबसे पहले तो उसमें नक्शा पहचानना होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया? हरित क्रांति का केंद्र क्या था? हरित क्रांति का केंद्र कौशाम्बी। हरित क्रांति का केंद्र कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। शामली, वही थोड़ा सा बागपत के ऊपर होगा वो, शामली। बागपत के ऊपर का एरिया कौन सा था? शामली। वहां लिखा नहीं होगा आपके नक्शा में, इसलिए हम बागपत लगवा दिए थे। बागपत के पास ही क्या है? शामली है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? शामली। वो बागपत के पास ही है, वहां पर लिखा है। वहां पे नक्शा में देखिए आपके लिखा है कि नहीं? शामली लिखा है, शामली। हाँ, तो अंडरलाइन के तब एक्यूरेट सही हो जाएगा शामली। हमको लगा नहीं दिया है नक्शा में, इसलिए बता दिए। एटलस में जाइए, वहां पर, यहाँ देखिए मेरी ओर, ये कोना है, ये सहारनपुर, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा होगा? शामली।
तब ये एक्यूरेट सही हो जाएगा। हमको लगा कि शामली नहीं है तो हम क्या लगाए थे, बागपत। तो हरित क्रांति, हाँ, मुजफ्फरनगर के नीचे होगा। आगे देखिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गार्ड। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड। 10 मई 1857 को हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश के रूप में किसे भेजा गया? रोटी और कमल के फूल। अरे वही है, दोनों लगाएंगे। हरित क्या लिखा? 10 मई 1857 को हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश के रूप में किसे भेजा गया था? वही संदेश था, रोटी और कमल का फूल। दोनों हो जाएगा, इनमें से दोनों। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद। चाकू उद्योग रामपुर। चाकू उद्योग तराई क्षेत्र पीलीभीत, बाढ़ वगैरह। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती। श्रावस्ती का सबसे फेमस डाकू उंगली माल, काट के सोचा उंगलियां रख लेता था। आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण का जन्म? वृंदावन। मथुरा? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, नाम नहीं सुने हैं? वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर। वृंदावन गार्डन मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में। उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों से सीमा लग? अच्छा, ऊपर छूट गया। इनमें से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है, रिफाइनरी? मथुरा में। कहाँ पे है? मथुरा में हो गया। कैसा, किसी कोई दिक्कत? मथुरा। उससे क्या हो रहा है? ताजमहल काला पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, काला नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से? ये हम आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद गिन के लिखना। हम ये आपको छोड़ देंगे। ये आप सबका काम हो गया, लाइव वाले लोग और एप्लीकेशन सारे लोग। आप गिनिएगा घर से। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। और ठेकेदार कौन था? ईसा खान। ठेकेदार ईसा खान, मतलब मिस्त्री था ईसा खान। वास्तुकार डिजाइन किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और उसका देख रेख कौन किया था? ईसा खान। ईसा खान। किस शहर पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज। कौन सा शहर के लिए? कन्नौज। अब कन्नौज आपको नक्शा में नहीं मिला होगा, वापस जाइए आप लखनऊ या कानपुर। कानपुर आइए, कानपुर फटाफट। कानपुर बीचों बीच में मिलेगा। कानपुर बीचों बीच में, कानपुर हो गया, मिल गया कानपुर। कानपुर के आगे देखिए कन्नौज है। कानपुर के आगे कन्नौज। कन्नौज मिल गया। अब आप बताइए कन्नौज किस नदी के किनारे है? देख के बताइए। गंगा के किनारे नहीं होगा, राम गंगा है। गंगा है कि राम गंगा? राम गंगा आती है। कन्नौज में इत्र ज्यादा बनता है, इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी करते हैं। मेरी और सब लोग देखिए, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन। कन्नौज का राजा हर्षवर्धन जैसे मरा, तो हर्षवर्धन के मरने के बाद बंगाल के पाल शासकों ने कहां हमला कर दिया? कन्नौज पर। इन्हें लगा कि हम जीत लेंगे। महाराष्ट्र से राष्ट्रकूट शासकों ने कहां हमला कर दिया? कन्नौज पर। इन्हें लगा कि ये जीत लेंगे। गुजरात से गुर्जर प्रतिहार ने हमला कर दिया। इन्हें लगा कि हम जीत जाएंगे। फाइनली जीत के गया था गुर्जर प्रतिहार। तो 3 राजाओं के बीच होने वाला युद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। यह त्रिपक्षीय संघर्ष किस जगह पर कब्जा के लिए था? कन्नौज। इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज को। किसे कहते हैं? कन्नौज। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर हुमायूं को पीटा था शेरशाह सूरी। फाइनली पीटा था बेलग्राम या कन्नौज में। पहले तो पीटा यहाँ पर चुनार के किला में, नदी में कूद के भागा यहाँ से। उसको दौड़ा के कहां तक थूर दिया? इतना न डरा था कि भाग गया ईरान। फिर आया ही नहीं। जब शेरशाह सूरी मर गया तो उसके 10 साल बाद आया शेर वहां पे हुमायूं यहाँ पे। इसलिए वही बहुत खतरनाक शासक था शेरशाह सूरी। आगे देखा जाए, किस शहर पर झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया था? ह्यूरोज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ह्यूरोज। झांसी की रानी को दबाया ह्यूरोज। अगला, नाना साहब तथा तात्या टोपे कहां से विद्रोह किया? कानपुर से। कानपुर बगल में लिख लेंगे बिठूर। कानपुर के पास जगह का नाम क्या था? बिठूर। 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 कानपुर के पास ही जगह है बिठूर।
इसके आगे बिकरू गांव, विकास दुबे, इनका कानपुर वाला इनकाउंटर जो हुआ था, हो गया बिठूर। अब ये नाना साहब कौन थे भैया? तात्या टोपे। देखो भैया, अंग्रेजों की एक बहुत ही खतरनाक नीति थी। अंग्रेज जानते थे कि किसी चीज को अगर दबाना है ना तो 10-15 साल छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या किया, मराठों को यहां से हरा दिया। लेकिन अंग्रेजों को एक बात पता थी कि मराठाओं के जो छत्रपति थे, उन छत्रपति में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था पेशवा। तो पेशवा के प्रति जनता का लगाव ज्यादा था। अगर हम पेशवा को सताएंगे तो जनता हमसे विद्रोह कर देगी, और हम जितना कमाएंगे नहीं उतना पैसा जनता के विद्रोह में दबाने में लग जाएंगे। तो इन्होंने बड़ा बेहतरीन नियम निकाला, पेंशन नीति। पेशवा को यहाँ हरा दिया और पेशवा से कहा कि देख भैया, यहाँ का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो इसको हरा दिया यहाँ पर, और कहा कि देख तुमको जितना पैसा यहाँ से टैक्स के रूप में मिलता है उतना पैसा हम तुमको देंगे, यानी पेंशन के रूप में, लेकिन हम तुमको दूसरे जगह महल बना के देंगे। तो यहाँ के लोगों को लगा, अरे ससुरा बिना काम का पैसा मिल जाएगा और वो उतने महल बना के, क्या दिक्कत है, चलो। तो यहाँ से उठा के इनको कहाँ भेज दिया? कानपुर के बिठूर में। यहाँ उनको पहचानने वाला कौन है? कोई नहीं। हमरा उठा के आप अंडमान में भेज दीजिए, कहिए खान सर आपको टेंशन जरूरत नहीं है, पढ़ाने से जितना पैसा मिलता है उतने मिलेंगे। ये तो चले गए यहाँ पर। इनको ये बुद्धि नहीं हुआ कि आने वाले 10-20 साल बाद जब जनता से मेरा लगाव कट जाएगा और उसके बाद जब ये पेंशन बंद करेंगे तो इनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। यही किया उन लोगों ने, पेंशन बंद कर दिया। 40 साल बाद आया लॉर्ड डलहौजी ने कहा, कौन सी का पेंशन रे, सब पेंशन बंद, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो नाना साहब का क्या हो गया था, पेंशन बंद हो गया था। इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इवन 1857 की विद्रोह बहुत बेहतरीन था, लेकिन किसी के अंदर देश प्रेम या राष्ट्रवाद नहीं था, अपने फायदा के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब का मुख्य उद्देश्य पेंशन, जब तक पेंशन मिल रहा था हथियार नहीं उठा। झांसी की रानी बहुत बहादुर थी, लेकिन उनका भी मुख्य मुद्दा यह था कि उनके गोद लिए हुए बेटा को राजा क्यों नहीं बनाया गया यहाँ पर। या फिर यहाँ पर अगर देखेंगे बिहार में कुंवर सिंह भी बहादुर थे। 80 की उम्र में अंग्रेजों को दौड़ा के मारे थे। 80 साल की उम्र में बूढ़ों सबको बैठल नहीं जाता, वो घोड़ा पे से दौड़ा के मार रहे थे 70-75 साल के, उतना बुढ़ापा में वहां। लेकिन उनका भी अपना था कि उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल भी लड़ाई करने उतर गई थी, क्योंकि उनका भी अपना स्वार्थ था कि उनसे साम्राज्य छीन लिया गया, उनके हस्बैंड को मरवा दिया गया। यहाँ पर जो था बहादुर शाह जफर, इससे लाल किला छीन लिया गया। ये अपने लिए लड़ रहा है, देश के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा यहाँ पर, इसलिए तो विद्रोह क्या हो गया, असफल हुआ था। अगला बताइए, लखनऊ से विद्रोह किसने किया? बेगम हजरत महल। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद किसने लाया था? अकबर ने लाया था। किसने लाया था? अकबर ने। कौशाम्बी अभिलेख को कारूबाकी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी थी, उसी के लिए इसको बनाया गया था, रानी का अभिलेख। अगला, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख। कालीन उद्योग के लिए कौन जगह? भदोही और मिर्जापुर, दोनों है, इनमें से दोनों, भदोही और मिर्जापुर। कालीन भैया मिर्जापुर नहीं, कालीन भैया वहां पे मिर्जापुर। कालीन बहुत ही फेमस होता है मिर्जापुर और भदोही का। ये जो कालीन बिछा है ये तो डी ग्रेड का कालीन है, इतना मोटा कालीन आता है मिर्जापुर का। एक कालीन मिर्जापुर की ऐसी है कि एक कमरे में बिछाइएगा उस कालीन को तो उसका कीमत 2 लाख रुपए। इतना बेहतरीन कालीन है। राजा महाराजा के देखिएगा ना, जमीन पर इसे चलने के लिए कालीन बिछाया गया था। अरे आइए यहाँ पे, तो भदोही मिर्जापुर में बनता। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर। अब भाई आपको जौनपुर तो मिला नहीं नक्शे में, तो वापस आ जाएंगे मिर्जापुर। वापस आइए मिर्जापुर। कहाँ आ गए? मिर्जापुर आ गए। मिर्जापुर आ गए। पूर्वांचल में इस साइड में होगा मिर्जापुर, जस्ट उसके ऊपर देखिए क्या है, जौनपुर। मिल गया जौनपुर मिला कि नहीं मिला? भारत का जो समय रेखा है वो मिर्जापुर से जाता है कि जौनपुर से? उसके बीच से निकल जाता है, मिर्जापुर के पास से इलाहाबाद नैनी होते हुए। जौनपुर मिल गया। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में। जौनपुर में शिक्षा जो दिया जाता था मुगल काल में, कब काल में? मुगल काल। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था जौनपुर, इसलिए उसे भारत का सिराज कहा जाता था, मतलब बुद्धि। तो उस समय जौनपुर शिक्षा का केंद्र था, इसलिए क्या कहा जाता था? भारत का सिराज। क्वेश्चन भी होगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ,
वाराणसी का पुराना नाम काशी। विश्वनाथ मंदिर काशी में। बनारस में है विश्वनाथ मंदिर। दशाश्वमेध घाट, घाट का नाम क्या है? दशाश्वमेध घाट। आरती बहुत ज्यादा होती है वहां पर, 3 घंटा का आरती होता है वहां पे। शिंजो आबे आए थे ना जब जापान के प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी उनको आरती दिखाने ले गए थे। वहां पे 3 घंटा आरती। वो बौद्ध धर्म वाला जापान से, उसको समझे में नहीं आ रहा है कर क्या रहा है भाई ये। हम लोग को दूसरे की परंपरा उतना अच्छा से कहाँ समझ में आता है, लेकिन भारत के लिए तो जापान का एक शहर है क्वेटो, तो क्वेटो का जिस तरह विकास हुआ है उसी तरह मोदी जी ने कहा है कि बनारस का भी विकास होगा। ये कहा था 14 में। आगे देखिए, रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? अल्मुनियम उद्योग के लिए। रेणुकूट अल्मुनियम उद्योग के लिए। अलीगढ़ ताला उद्योग। ताला परियोजना भूटान। ताला परियोजना। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती। हाँ 26 सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। इसमें गोरखपुर है। अभी जब रेलवे का चैप्टर पढ़ाएंगे ना, आगे है रेलवे जोन, तब वहां पे हुगली की चर्चा करेंगे। अयोध्या किस जिला में आता है? फैजाबाद। अभी फैजाबाद जिला का नाम क्या हो गया? अयोध्या। अभी अयोध्या भी वही है, अयोध्या जिला भी वही है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे है, आपको बताते हैं। ये शहर पटना है। ये शहर क्या है? पटना। लेकिन पटना जिला बहुत बड़ा है। नौबतपुर, फतुहा, मोकामा सब इसी में आते हैं सर। तो पहले फौजाबाद जिला था। उस फौजाबाद जिला में के बीच में क्या था? अयोध्या। अभी पूरे जिला का नाम क्या हो गया? अयोध्या। मैदान की पहचान कीजिए। 1 नंबर रुहेलखंड, 2 नंबर अवध, 3 नंबर गंगा का मैदान। गंगा का मैदान इस साइड आ जाएगा। दिए गए क्षेत्र की पहचान कीजिए। 1 नंबर पूर्वांचल, 1 नंबर पूर्वांचल, 2 नंबर अवध, 3 नंबर बुंदेलखंड, 3 नंबर बुंदेलखंड, 4 नंबर पश्चिम प्रदेश। पश्चिम प्रदेश कौन सा सही होगा इसे? सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? सी नंबर। अगला, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ? पूर्वांचल की पहाड़ियां असम। पूर्वांचल की पहाड़ियां असम में। हो गया। इसके बाद कौन सा स्टेट आएगा? कौन सा? बिहार। देखिए भाई, इधर आइए मेरी ओर देखिए ध्यान से। ये जो बिहार है, एक और किससे सटता है? उत्तर प्रदेश। नीचे में झारखंड, यहाँ पर पश्चिम में। कितने राज्यों को टच किया? एक विदेशी सीमा बनाता है नेपाल। विदेशी नेपाल को बना लेता है। बिहार हो गया। बिहार भारत के पूरब में स्थित है। यहाँ पर 55 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ये मैदानी क्षेत्र है। पहले झारखंड भी क्या था? इसी में था। झारखंड भी इसी में न था जी। कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000 में ये क्या अलग हो गया। यहाँ पर बिहार को हम लोग अब नक्शा के हिसाब से देखेंगे। बिहार का नक्शा कैसा है? चतुर्भुज के समान है। कहेगा बिहार का नक्शा कैसा है? चतुर्भुजाकार, लगभग चतुर्भुज के समान में। आयताकार कहेंगे तो ये हो जाएगा, वर्ग कहेंगे तो ये हो जाएगा, रोम्बस कहेंगे तो ये हो जाएगा। उससे अच्छा ससुरा कुछ मत बोलो, चतुर्भुज बोल दो। कुछ बनाएगा, 4 को कोना रहेगा, चतुर्भुज में आएगा। कुछ कर दो। यहाँ पे समझ में आएगा कि नहीं? जब कुछ समझ में नहीं आए तो कॉमन नाउन का प्रयोग करना चाहिए। कॉमन नाउन, जैसे लड़का सबका नाम नहीं पता रहता, हम कहे बाबू बताइए, तो सब बाबू है। इधर में बबनी बताइए, सब बबनी है। घुसियाएंगे तो अरे बकलवा, बकल लिया। ये भी कॉमन है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। एक बैच में पूछे थे कि बिहार का नक्शा कैसा है, तो कह रहा है कि ठीक है। ठीक है, हम ठीक करा थोड़े पूछ रहे हैं। ठीक है। बीचों बीच से कौन सी नदी जाती है? कौन नदी? गंगा नदी। बिहार का मैप, जो नदियों का मैप है, इसको भी हम लोग अलग से देखेंगे। ये गंगा नदी बीचों बीच से जाती है। उत्तर बिहार पूरी तरह बाढ़ से परेशान है। यहाँ बाढ़ की समस्या प्रमुख समस्या है, और 3 नदियां ससुरा बाढ़ लेके चलाती है। इस साइड में जो रहती है गंडक, और इस साइड में कोसी, और इसी में आ जाती है कमला। कौन आ जाती है? कमला। तो बीच वाले में कमला तबाह कर देती है, लेकिन उतना भयानक तबाही नहीं लाती जितना कोसी लाती है। और इस साइड में कौन लाती है? गंडक। कौन लाती है? गंडक। अब बचा हुआ इधर मानी मिले घाघरा। ये कौन आती है? घाघरा।
इन नदियों को ये सब साइड वाली नदियों को बाद में देखेंगे, पहले मेन नदियों को देखते हैं। इस साइड में बाढ़ मेन ले कौन ले आती है? कोसी। और उस साइड में गंडक। अब बीचों बीच में कौन नदी है का? उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख समस्या बाढ़। उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख समस्या बाढ़ की समस्या है। कोसी नदी को नेपाल के लोग सप्त कोसी कहते हैं, और नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, एकदम भयानक पहाड़ है नेपाल। और नेपाल के पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं तो उनका ग्रेडियंट बहुत हाई होता है। ग्रेडियंट को बोलते हैं प्रवणता, ढाल। ग्रेडियंट को प्रवणता या ढाल बोला जाता है। तो नदियों की जो शक्ति मिलती है मेन उनके ढाल से मिलती है, और नेपाल से उसको इतनी भयानक शक्ति वेलोसिटी मिल जाती है कि दहाड़ते हुए नीचे उतरती है। कौन नदी? कोसी नदी। और गलती से भी अगर कोसी नदी नेपाल में 1 डिग्री का एंगल चेंज की, कितना डिग्री? 1 डिग्री, तो बिहार पहुंचते पहुंचते दूसरे टोला में चल जाएगी। तो पता चला इस साल कोसी ए टोला से तो अगले साल ओ टोला से। सबको पता था कि कोसी ए टोला से जाती है, ओ टोला में चाचा खटिया लगा के सोए थे। आई खटिया सहित लेके चल गई। सवेरे खोजा रहे चाचा कहाँ गई लो, चाचा दह गई लो। तो धोखेबाज नदी या विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? इतना ये धोखा क्यों देती है? रफ्तार बहुत तेज होता है। तो जिंदगी में कोई भी बहुत तेज रफ्तार से आए तो समझ जाइएगा धोखा देके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की सब भी समझ जाती है तो विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? लाइव वाले लोग सब समझ रहे हैं ना, कोसी नदी को कहते हैं। इसे बिहार का शोक यानी दुख कहा जाता है, और हकीकत में भी है। बिहार को तो बर्बाद करके रख दिया ये नदियां। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये इंसान वही जो आपदा को अवसर में बदल दे। ये लॉकडाउन ने कई लोगों को बर्बाद किया। इस लॉकडाउन में कई लोग को सुपरस्टार बना दिया। जैसे जूम एप्लीकेशन को बहुत कम लोग यूज करते थे। जैसे हम तो 2019 से ही जूम को यूज करते हैं। अभी क्या है, लॉकडाउन में जूम से जो करोड़पति बन गया जिसका कोई हद नहीं। सैनिटाइजर पहले जब 2018 में हमारा एक दो दोस्त था, सब हम बचपन में सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे। हाँ सीबीएसई बोर्ड थे हम तो फिर बाद में छोड़ दिए सीबीएसई बोर्ड, उसको छोड़ दिए सीबीएसई बोर्ड हमको। तो वो सब जो थे सब ना सैनिटाइजर का यूज 2018 से करता था सर। होटल में हम लोग जाते थे कभी खाना खाने दोस्तों के साथ, तो एक बोतल में रख ले रहता था सर, ऐसे लगाता था यहाँ पे कि कौन सी लगाता है, कहता विल यू सैनिटाइज योर हैंड। हमको समझ में नहीं आता था बोल क्या रहा है। और लॉकडाउन में सैनिटाइजर का व्यापार ऊपर चल गया यहाँ पे एकदम, मतलब मत पूछिए, सैनिटाइजर इतना आगे बढ़ गया। तो आपदा को अवसर में बदलना सीखिए। इससे भयानक तबाही ले आती थी दामोदर नदी बंगाल में ये देखिए, झारखंड देखिए, जो समस्या बिहार के साथ था सेम समस्या बंगाल के साथ। बंगाल बिल्कुल नीचे और झारखंड एकदम ऊपर। दामोदर नदी जब निकलती थी दहाड़ते हुए पूरे बंगाल में पानी दहा देती थी, जा यहाँ पे डूब जाता था। यहाँ सेम वही कंडीशन, बिहार नीचे और नेपाल ऊपर, नदियां निकलती हैं पूरा दहा देती हैं। इसने क्या किया, लोग यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर घाटी परियोजना रखा और उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत जो होगा उसका यह मंदिर है। दामोदर घाटी मतलब बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें कई उद्देश्य बांध सकते, जैसे दामोदर नदी है तो इस पे बांध बना दीजिए, बांध से बाढ़ रुक जाएगा। वहां से नहर बना दीजिए, दूसरा काम नहर हो गया। बिजली भी थोड़ा बहुत बना लीजिए, 3 गो काम हो गया। पुल बना दिए, ऊपर से गाड़ी जा रही है, 4 गो काम हो गया। तो एक ही चीज से मल्टीपर्पज यूज हो रहा है, इसलिए इस डैम को कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का यह मंदिर साबित होगा। जिस तरह लोग अपनी समस्याओं को मंदिर में जाके सॉल्व करते हैं, आधुनिक भारत में ये लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर देगा यहाँ पर। और इस पर 8 बांध बना दिए गए सब। किस नदी पर? बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। बंगाल में अब बाढ़ नहीं आती है।
तो ये कब 1951 में 1951 1951 जब भारत आजाद हुआ तभी भारत ने नींव रख दिया था। और भारतीय इंजीनियर अमेरिका गए थे और अमेरिका में उन्होंने टेनेसी नदी को देखा था, वो ऐसे ही बाढ़ लाती थी। तो दामोदर घाटी परियोजना को 2 कॉपी किया गया है अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना से, और उसको बनाने में काफी लंबा समय लगा। ऐसा नहीं लगा 1951 में आपका जो प्रस्ताव पारित हुआ तुरंत नहीं बन जाता, इसको बनने में 15-20 साल लग जाते हैं। तो बना भी था वहां पर। तो ये जो परियोजना है इससे तो ये बांध बना दिया गया। अब बंगाल में नहीं आता है लेकिन बिहार में जाए, हमेशा बाढ़ आएगा। और यहाँ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है। 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आ जाएगा बाढ़ राहत कोष में। क्या ही झुनझुना दे रहे हैं बाढ़ राहत कोष में। हमारा पैर टूट गया है और दर्द से हमको बुखार हो रहा है और कोई आके बुखार का टेबलेट खिलाए, रे कहीं का पैर टूटल है प्लास्टर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सही हो सकता है कभी? बाढ़ राहत कोष, मुढ़ी बांटो, चिवड़ा बांटो, चावल बांटो, सतुआ बांटो। यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर से लूटेगा, ये लूट ले। वहां के लोगों का भी गलती है। जिस दिन वहां के लोग हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने देंगे चुनाव में ना, कि यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा जब तक बाढ़ नहीं खत्म हो जाए, देखिएगा 2 साल में बाढ़ की समस्या का समाधान निकाल देगा। लेकिन वहां के लोगों को भी कहते हैं चुनाव आए ना वहां हेलीकॉप्टर उतरने मत दो। चुनाव में 20-20 हेलीकॉप्टर घूमेगा, बाढ़ में एगो। अब देखिए ना, बाढ़ में जा रहे एगो हेलीकॉप्टर जाएगा, वो क्योंकि पलानी उखाड़ के लेके चल गया यहाँ। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी यहाँ पे कम है। तो यहाँ कोसी नदी को समझ गए बिहार का शोक क्यों कहते हैं, विश्वासघाती क्यों कहते हैं? 2-3 समस्या है। जिस समय कोसी नदी में यहाँ बाढ़ आया रहता है ना, उस समय रोहतास सासाराम का एरिया सूखा में डूब चुका रहता है। यहाँ से यहाँ नहर ना ले सकते हैं ना, हद है। मत ले जाइए नहर, हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको यहाँ से नहर ले जाना है, नहीं ले जाना है नहर आपको। जैसे एक बात बताते हैं हम आपको, यहाँ पे बिहार देखें, यही नदी ना बाढ़ लाती है। अगर बाढ़ के वक्त में हम इस गंगा नदी को पानी को 80% खींच के सुखा दे तो ये बाढ़ का पानी तो इसमें एब्जॉर्ब कर जाएगा। बाढ़ आता क्यों है कि गंगा भी लबालब भरी है, गंडक भी लबालब भरी है। जगह ही नहीं है कि कोसी के पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके, इसलिए कोसी के पानी को आइए नहीं तो कोसी का पानी फैल जाता है इधर उधर। यहां से यही एरिया ना सूखा रहता है, यहाँ से 4-5 गो नहर बना के और इस एरिया से सारा पानी डगरा दो, गंडक घोगरा सब इधर एरिया में, ये बाढ़ से खत्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरियाली आ जाएगी। और यहाँ पानी ये कम बच जाएगा, यहाँ पर तो जलस्तर नीचे रहेगा, जो एक्स्ट्रा पानी है यहाँ लेवल में आके चला जाएगा। क्या जरूरत है आपको यहाँ से लेके नहर ले जाइला बिना वहां तक। इस परियोजना, यहाँ एक और समस्या है, ये जमीन जो है ना थोड़ा ऊंची है, ये जमीन ऊंची है और वो नीचा है, पनिया नहीं चढ़ेगा। तो इसके लिए एक आता है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन ये होता है कि जैसे पानी ये हल्का सा उठा है ना, तो यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन के लिए मोटर लगा के यहाँ एक बड़ा सा डैम बना दिया जाता है और पानी को इस डैम से इस साइड में लाया जाता है। ये एरिया ज्यादा ऊंचा होता है जिस वजह से ये डगर जाता है। ऐसे ही लिफ्ट इरिगेशन तेलंगाना में बनाया गया है, तेलंगाना में लिफ्ट इरिगेशन को बनाया गया है। तो सबको इसको फुर्सत है। यहाँ पर बाढ़ आने से बहुत लोगों को फायदा होता है क्योंकि सरकार टेंडर जारी करती है लाखों रुपए की, कि बाढ़ में आप सहायता कीजिए, उसी में लूटना बनेगा। तो बिहार की समस्या 2 समझे। उत्तर भारत बिहार की सबसे बड़ी समस्या। अब आते हैं दक्षिण बिहार में। किसमें? दक्षिण नक्सलाइट। दक्षिण बिहार में नक्सलाइट समस्या। यहाँ पुलिस गायब हो जाती है, पुलिस स्टेशन उठा ले जाता है और किसका फांसी किसका इनकाउंटर होगा बकायदा लिख के चिपका देता है। फला आदमी हमारे खिलाफ गवाही दिया था, चल जाएंगे। कोई है इधर दक्षिण बिहार का नक्सलाइट एरिया का? नक्सलाइट क्या आप लोग? वहां ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे बाप रे बाप, मर्डर बड़ा इजीली कर देता है। तो ये समस्या यहाँ नक्सल समस्या यहाँ पर बहुत धीरे धीरे सुधर रहा है, जितना सुधरना चाहिए उतना नहीं सुधर रहा है। आगे देखिए, दक्षिण बिहार की समस्या नक्सल समस्या, उत्तर बिहार की बाढ़। उत्तर बिहार में ये वाला एरिया कौन सी नदी है? ये इधर देखो बाबू ध्यान से, गंडक नदी है नक्सलाइट। इधर देखो ध्यान से, ये जगह ये नदी कौन सी है? गंडक। गंडक नदी के पूरब में और गंगा नदी के उत्तर में जो एरिया कहलाता है इसे कहते हैं मिथिला। मिथिला क्या कहते हैं? मिथिला, मिथिलांचल। यहाँ की भाषा कौन सी है? मैथिली। यहाँ की भाषा मैथिली भाषा है यहाँ पर। और नीचे वाला कहलाता है दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में 3 चीज देखिए, सूखा पड़ता है, पहाड़ी एरिया है, जंगल है और इसमें घुस जाते हैं नक्सलाइट।
इसलिए कोई यहाँ जाता ही नहीं है फैक्ट्री वगैरह चलाने के लिए। फैक्ट्री खोलेंगे, मालिक किडनैप। उत्तर बिहार में फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री दो गया। पटना में खोलेंगे, लाइए बेटा किडनैप, 5 लाख दीजिए आपका फैक्ट्री चलेगा। 5 लाख देंगे, दूसरा आएगा पत्नी किडनैप। उसको अजब हाल है भाई, एक से एक होता है। वही दिल्ली वगैरह में जाएंगे ये सब समस्या नहीं देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं लोग बिहार की जगहों को देखते हुए। दक्षिण बिहार से शुरू करते हैं। बीचों बीच से देखिए पटना, गंगा बीचों बीच में पटना। डालमिया नगर के साथ यही हुआ था। हाँ बाबू, डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई इसी के चक्कर में। हाँ किसमें? अच्छा, साफ सफाई हो रहा है। ये कौन सा जगह है? पटना। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्रा दक्षिण, गंगा की किस दिशा में? दक्षिण में। गंगा के दक्षिण दिशा में। गंगा के बगल में आप इस साइड में देखिएगा कोइलवर और आरा मिलेगा। पश्चिम दिशा में कोइलवर या आरा मिला, आरा मिल गया। आरा कोइलवर है। देखो मेरी और सब लोग ध्यान से देखो, कोइलवर जो जगह है वहां से नीचे से आती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी कोइलवर में आके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे मिलेगी? गंगा। और गंगा में जो बालू है गंगा में वो सफेद है, बट कोइलवर वाला जो सोन नदी वाला बालू है वो कैसा है? लाल। लाल बालू कभी भी गलता नहीं है मिट्टी की तरह, जबकि सफेद बालू मिट्टी की तरह बैठ जाता है। तो सफेद बालू का यूज भराई के काम में आता है। जैसे बड़ा बड़ा पुल बन रहा है तो उसका भराई करना है, घर बन रहा है नीचे भराई करना है। जबकि जोड़ाई प्लास्टर में किसका यूज होता है? लाल। कोइलवर। सोन नदी गंगा में किसके पास आके मिलती है? कोइलवर के पास। बगल का जगह होगा आरा। आरा जो है वो जिला है भोजपुर। कौन सा है? भोजपुर। वहीं से मुख्य भोजपुरी समझिए, उधर ठेठ भोजपुरी है, एकदम ठेठ भोजपुरी वहां पे। वहां एकदम आप लोग आरा के होंगे लोग, बहुत लोग इसमें। हाँ यहाँ तो ये आरा वाला एरिया है, ठेठ भोजपुरी वाला। आरा के एक एकदम ठेठ भोजपुरी वहां पे। वहां एकदम आप लोग आरा के होंगे लोग, बहुत लोग इसमें। हाँ यहाँ तो ये आरा वाला एरिया है, ठेठ भोजपुरी वाला। आरा के एक बहुत ही, जो आप कुंवर सिंह नाम सुने हैं, वीर कुंवर सिंह। आरा में एक जगह है जगदीशपुर। आरा में जगह है जगदीशपुर। जगदीशपुर के थे वीर कुंवर सिंह। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और ली ग्रांट को हरा दिया था। ली ग्रांट को क्या कर दिया था? हरा दिया था यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो यहाँ के थे कौन भैया? वीर कुंवर सिंह। इसके आप और पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगा बक्सर और डुमरांव। बक्सर है, देखिए डुमरांव के थे बिस्मिल्लाह खान, क्या बजाते थे? सानाई। डुमरांव नहीं होगा, छोटा सा जगह है। बक्सर मिला ना? बक्सर को यूपी में लिख दिया होगा। जगह नहीं बचा तो कहाँ लिख दिया है? यूपी में। जगह नहीं बचा तो यूपी में। किसी को कोई दिक्कत? तो बक्सर में। बताइए बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764। बक्सर की युद्ध 1764। इसी बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत को जीत लिया। भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन आ गया बक्सर की लड़ाई में। बंगाल पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आया था प्लासी की लड़ाई में। किसमें? प्लासी। 1757। लेकिन 1764 में जब कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का। 1764 बक्सर का युद्ध में पूरी तरह से अंग्रेजों ने किसको कब्जा कर लिया? भारत। बक्सर समझ में आ गया? बक्सर के पास से ही गंगा नदी एंट्री करती है। कहां पर? बिहार में। गंगा नदी वहां से देखिए एंट्री कर रही है कि नहीं? एंट्री कर गई। यहाँ देखिए मेरी ओर, ये काला वाला कौन सा जगह? पटना। कोइलवर में कौन नदी मिलेगी? आरा, भोजपुर, जगदीशपुर यहीं के थे राजा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ये बक्सर है। बक्सर में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कहाँ है बक्सर? हाथ रखिए। बक्सर। बक्सर के नीचे देखिए रोहतास, सासाराम या रोहतास मिल गया। उसके बगल में भभुआ। नहीं मिला? भभुआ एकदम कोना में भभुआ या कैमूर मिलेगा। मेरी ओर देखिए, सब लोग यहाँ देखिए, ये जगह है भभुआ, जो जिला का नाम है कैमूर। यहाँ पर कैमूर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कैमूर राष्ट्रीय।
कैमूर जो है ये पहाड़ी एरिया है। कैमूर कैसा है? पहाड़ी एरिया। कैमूर के बगल में देखेंगे तो सासाराम होगा। वो जिला का नाम है रोहतास, जिला का नाम है रोहतास, लेकिन जिला का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। जिला का नाम रोहतास, जिला मुख्यालय सासाराम, जिला मुख्यालय सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा। ये जिला कैमूर, मुख्यालय का नाम भभुआ। ये जिला रोहतास, मुख्यालय का नाम सासाराम। ये दोनों ही जगह पे पहाड़ी क्षेत्र है, दोनों ही जगह पर पहाड़ी क्षेत्र, दोनों जगह पे क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। अब ये पहाड़ी बिहार का है, ये नहीं है, ये पहाड़ आया है मध्य प्रदेश से। कहां से है? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में विंध्याचल है, विंध्याचल की पहाड़ी है। ये विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश को पार करते हुए यूपी का ये जो रावटगंज वाला एरिया था, ये चुनार वाला एरिया जहां से अशोक को पत्थर मिले थे, वो विंध्याचल वाला ही था। और यही कहां पे एंट्री कर दिया है? बिहार में। तो जो आपका रोहतास में है और सासाराम में है। मकबरा कहां पर? शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में हो गया। वहीं पर आप देखेंगे डालमिया नगर मिलेगा, मिल गया डालमिया नगर। सीमेंट फैक्ट्री थी डालमिया नगर में, अभी खंडहर हो गया। क्या जी? हाँ, डालमिया सीमेंट उसी का तो कह रहे हैं, डालमिया सीमेंट अभी पूरी तरह से वो खंडहर है। देखिए अभी बिहार सरकार कहती है उसको चालू कराएंगे, चालू करा दे, अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल चालू नहीं है। कोई है वहां के आप में से? डालमिया में चालू है क्या? वो खंडहर है, वो कह रहा है कि चालू हो गया, और उसमें दिन में डर लगता है यार, खंडहर हो चुका है पूरी तरह से। यही समस्या थी उस पे, कभी नक्सलाइट, कभी ये कभी वो, दुनिया भर का। तो ये डालमिया नगर बिहार का किस लिए था? सीमेंट के लिए। डालमिया नगर सीमेंट के लिए। आगे बढ़े सर। बक्सर में ही फांसी देने वाली डोरी बनती है। हाँ बाबू, बक्सर में फांसी देने वाली क्या बनती है? रस्सी बनती है। वो रस्सी फंसती नहीं, एकदम चिकनी होती है, निकल जाती है। अभी लगने वाला है शबनम को, अब देखिए उसको कब लगेगा। अभी भाई एक से एक वकील है सब जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वकील लोग को भी सोचना चाहिए यार, हम वकील रहते तो फांसी वालन को ना बचाते, मतलब जो इतना खतरनाक अपराध किया। लेकिन कुछ वकील लोग हैं, लोग अब क्या कीजिएगा भाई, वकील लोग ज्यादा होशियार होता है। वहां पर आप देखिएगा मिलेगा आपको डेहरी। देखिए डालमिया नगर के पास डेहरी। कितने लोग बता सकते हैं डेहरी किस नदी के किनारे होगा? हाँ, सोन नदी के किनारे। मेरी ओर देखिए यहाँ पे सामने, ये जगह कौन सा है? डेहरी। डेहरी के लोग जब इधर जाते थे औरंगाबाद, आप देखिए नदी पार करिएगा तो उस साइड मिलेगा औरंगाबाद, मिल गया औरंगाबाद। तो डेहरी के लोग जब औरंगाबाद जाते थे, कहाँ जाते थे? औरंगाबाद। तो कौन नदी पार करके जाते? सोन नदी पार करके। डेहरी के लोग औरंगाबाद किस नदी को पार कर? सोन नदी को। लेकिन सोन नदी पे पहले पुल नहीं था। सोन नदी पे जब पुल बन गया तो अब ऊपर ऊपर चल जाते हैं। कैसे चल जाते हैं? ऊपर ऊपर। अब पहले नीचे नीचे जाते थे। तो बिहार वालों का अंग्रेजी बहुत तगड़ा, कहा कि अब तो पुल बन गया, अब हो गया डेहरी ऑन सोन। क्या हो गया भाई? डेहरी ऑन सोन। इधर है डेहरी और सोन नदी के जस्ट इधर, जैसे हेलेंगे इस घाट पे आएंगे तो घाट का नाम है सोन नगर। जिला का नाम है औरंगाबाद, आई घाटवा का नाम कौन है? सोन नगर। तो पहले डेहरी से सोन नगर जाने के लिए नदी में तो डेहरी और सोन, लेकिन जब पुल बन गया तो डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन। सुने इस साइड में आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? औरंगाबाद में। कौन जगह आएंगे? औरंगाबाद। अभी वहां सीमेंट कारखाना, औरंगाबाद का कोई है? वहां सीमेंट कारखाना है, वहां पे है अभी सीमेंट। अब वहां पे कौन सा सीमेंट है जी? सीरी सीमेंट, सीमेंट का कारखाना है औरंगाबाद में, सीमेंट का कारखाना है। बट डालमिया नगर वाला सीमेंट का कारखाना बंद हो गया। औरंगाबाद के पास अगर आप देखेंगे तो मिलेगा गया। थोड़ा सा इधर आएंगे, गया आ गए, बोध गया नहीं मिला, गया बोध गया एक के पास है जी, मिल गया। औरंगाबाद के पास सब लोग को मिल गया कि नहीं मिल गया? गया और बोध गया। कहाँ है औरंगाबाद? कहाँ है? बस उसके बगल में देखिए, औरंगाबाद के बगल में कौन जगह? ये मेरी ओर देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कौन है? औरंगाबाद। इसके बगल का डिस्ट्रिक्ट गया, बगल का डिस्ट्रिक्ट गया। सबसे ज्यादा गर्मी, सूखा, बराबर की पहाड़ी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
आर्मी ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। बिहार पुलिस का भी वहां पे ट्रेनिंग रहता है गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था इसी जिला में, लेकिन जिस जगहिया पे ज्ञान मिला वो जगहिया हो गया बोध गया। है तो गया, खाली वो जगहिया क्या है, बोध गया। तो गया स्टेशन पे उतरेंगे, गया जंक्शन से, वहां 13-14 किलोमीटर है बोध गया, वहां जाइएगा ऑटो से देख लीजिएगा, बड़ी शांति वाला जगह है। आज भी शांति है, पता नहीं कैसे बुद्ध भगवान को जगह मिला, चूज कैसे किया। इतना शांति है कि हमको तो जो ज्ञान है वो वहां भुला जाता है। उनको वहां ज्ञान मिल गया था। आप जाएंगे ना बोध गया में, मंदिर के पास वृक्ष के किनारे बैठिए एकदम शांति से, ऐसा लगता है जैसे दूसरा दुनिया है। वो तो हेडेक कोडेक से खत्म हो जाए, न कोई प्रदूषण है न कुछ। वहां के जानवर भी, कौआ हुआ भी जो बहुत समझदार है, सब बहुत धर्म का है सब। बहुत अच्छा जगह है भाई बोध गया। वहां जापानी मंदिर है मगर मतलब बहुत ज्यादा टूरिस्ट चीजें हैं सब यहाँ पे। तो ये जगह गया और बोध गया। बराबर की पहाड़ियां, सूखा, गर्मी, सब ये गया वाला एरिया बड़ी खतरनाक। एक बात बताओ, हाँ ठंड भी, हाँ ठंड भी यहीं पे कहाँ पड़ता है, गया में। गर्मी ठंड सबसे कम वर्षा गया, सबसे कम वर्षा गया, सबसे गर्मी गया, ठंडा गया, सब चीजें में ज्यादातर क्या हो जाए, गया में हो जाता। पहाड़ी क्षेत्र गया, यहाँ एगो पहाड़ था जो गिरने वाला था, पहाड़ जो अटक गया था से गिर गया। इसे छोटा सा पहाड़ी था, लोगों ने उसको नीचे वहां से काट दिया। भाई वो तो ढहने वाला था, उलट दिया सब वहां पे। अच्छा मांझी वगैरह वाला तो बहुत पहले के समय में पहाड़े काट दिया गया था। तो ये जो एरिया जो था, ये सारा का सारा पहाड़ बता सकते हैं ये बिहार का है कि मध्य प्रदेश से आया। अरावली की ये सुदूर हिस्सा है जो यहाँ तक आ गई है। अब आप बताओ, यही जगह है जो सूखा है, औरंगाबाद गया वगैरह वाला एरिया, और जस्ट इसके पास ये जगह है जो पूरी तरह से डूब के मर रहा है और ये सूख के मर रहा है। अरे भाई साहब, यहाँ से पानी का नहर लेके आओ यहाँ पे, और नहर नहीं भी बन रहा है ना, नहर नहीं बन रहा है तो भाई साहब गटर देखते हैं, इसे पाइप आता है सीमेंट का जो सड़क के किनारे गटर डाल के दिया जाता है। अरे ओकरे बिछा दे 50 गो लाइन से, सब पानी डगरा देगा। यहाँ पे नाली वगैरह नहीं होता है बड़ा सा, लेकिन काम करेगा सब तब तो। उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए आपको कोई ऊंचा नीचे से मतलब नहीं है। जहां ऊंचा खोद के लेके चल जाइए, वहां पे गटर टाइप का नहीं होता है वहां पे, लेकिन काम कहाँ करता है। ये हो गया आपका गया और बोध गया। कहाँ पे है, मिल गया। वहां पर ये नवादा ऊपर में, थोड़ा सा बगल में होगा नवादा, मिल गया। अरे नवादा लाइव वाले लोग, आप ही लोग देखिए आपका जगह बगल में कौन जगह है, नवादा। मेरी ओर देखिए कहाँ होगा नवादा, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर में होगा, हल्का सा इसे तिरछा। ये जगह कौन सा, नवादा। कौन जगह है, नवादा। नवादा का कोई एक झरना जलप्रपात है, काकोलक जलप्रपात। कहाँ पर है, नवादा। काकोलक जलप्रपात कहाँ है, नवादा। काकोलक जलप्रपात नवादा, काकोलक जलप्रपात कहाँ है जी, नवादा। नवादा के बगल में जमुई, नवादा के बगल में जमुई, मिल गया। नवादा के बगल में जमुई, मिल गया जी, जमुई। नवादा के जस्ट बगल में क्या है, जमुई। नवादा के बगल में जमुई। जमुई देखिए शिक्षा के लिए भी फेमस है जमुई। जमुई में कुछ जगहों से सोना के अवशेष मिलते हैं, जो उसका मतलब सोना का खनन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि सोना खड़े मिल जाता है, लोग नोच के लेके भाग जाता है, सब नहीं मिलता। वो मिट्टी से उसको निकालना पड़ता है, छोटे छोटे अंश होते हैं, उन सारे अंश को अलग करके फिर एक बड़ा सा शकल देना होता है। वहां पे जमुई का सिमुलतना आवासीय विद्यालय, जानते हैं, सिमुलतना आवासीय विद्यालय। जब झारखंड बिहार एक में था तो झारखंड का एक कॉलेज था, स्कूल था नेत्रहाट, जो बहुत बेहतरीन था। जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में एक शिक्षा की कमी महसूस होने लगी, जिसे पूरा कर दिया जमुई का सिमुलतना आवासीय विद्यालय। वहां हमेशा देखेंगे तो बिहार बोर्ड के टॉपर ज्यादा वहीं से रहते हैं। बीच बीच में 2-4 गो अपवाद है, जो रूबी राय, गणेश, ये सब टॉप कर देते हैं। रूबी राय को देखे बिहार टॉप कर गई, जिसको पता ही नहीं था कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है, होम साइंस में क्या पढ़ना, टॉपे कर गए। और ऐसे माँ बाप लोग को भी कहते हैं कि आपका बच्चा सर्टिफिकेट लेके क्या कर लेगा, हाँ कुछ कर पाएगा, नहीं कुछ नहीं कर सकता। भाई नक्सल वाला एरिया में डकैती पटना में नहीं होता है। पटना में कोई अगर रात में आता है 12-1 बजे
ट्रेन से उतरता है तो यहाँ पे पर्स मोबाइल छीन लेता है, हाँ? कहीं कहीं छीन लेता है। तो डकैती हर जगह होते रहता है, ये सब गलत चीज है। इस सबको डकैती वगैरह ऐसे ही में पुलिस भी तो सोई रहती है ना, रात में पुलिसें उतरती स्टूडेंट बन के धुंधो जो डकैती यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये नीचे वाला नक्सल क्षेत्र हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समझने में यहाँ तक में दिक्कत है? ये जगह बोलिए, ये कोइलवार कौन सा जगह है? कोई कौन नदी आके मिलती है? बगल में आरा, इधर में बक्सर, यहाँ पे भभुआ, कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ, रोहतास जिला मुख्यालय सासन। डालमिया नगर में किस चीज का कारखाना? सीमेंट चालू है? नहीं। डेहरी से ऑन सोन औरंगाबाद में क्या कारखाना चालू है या नहीं है? गया बोध गया, गर्मी ठंडी सबसे कम बारिश वगैरह ये सब चीज कहाँ होता है? ये काकोलक जलप्रपात, सिमुलतना आवासीय विद्यालय, जमुई वाला एरिया। किसी को दिक्कत? आगे आप बिहार को कल समझेंगे लोग, आज के लिए बिहार इतना ही।